गट क्या होती है? सबसे पहला जो दर्द महसूस होता है वो आपकी गट के अंदर महसूस होता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आपका एक्जिमा है, सोरायसिस है, स्किन डिसऑर्डर्स भी गट से शुरू होते हैं। अभी तक आपने गट हेल्थ की वजह से कोई स्वेयर डिसऑर्डर डील किया हो? पाकिस्तान में जो एंटीबायोटिक्स है ना, वो बेसिकली टॉफियों की तरह बांटी जाती हैं। की टैबलेट लेती है तो 53 ट्रिलियन गुड बैक्टीरियाज है, उसको मार देती है। वही एसिडिटी आगे ट्रांसफर होती है थ्रू आपकी गट तक, जिससे आपकी गट भी अल्टीमेटली डैमेज होती है। आपके मूड स्विंग्स के साथ क्या रिलेशन होता है? जो हैप्पी हार्मोन है जो बनता ही गट के अंदर है 80% सेरोटोनिन, जिसने आपको खुश रखना है। अगर आपकी गट नहीं हील तो आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज रहेगी। तो आए दिन आपको बुखार होना, पेट में दर्द होना, ये आम से सिम्टम्स हैं। गट फीलिंग क्या होती है? आपकी सारी थॉट्स, आपकी सारी स्ट्रेस आपकी गट के साथ कैसे कनेक्टेड होती है, और आपकी गट हेल्थ को दूसरा ब्रेन क्यों कहा जाता है? अगर आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है तो आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स कैसे इफेक्ट हो सकते हैं, ये सब आज हम जानेंगे डॉक्टर जुबैर अफजल से। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम आपसे ये चाहते हैं कि पहले आप उसे इतना आसान करके समझा दें कि हमारी ऑडियंस को समझ में आ जाए ये गट क्या होती है। देखिए, गट जो है ये वैसे तो बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है। अगर गट पे बात करें तो ऐसे समझें कि गट एक ऐसा समुंदर है कि जिसको आप कहें कि अगर एक पॉडकास्ट में हम कवर अप कर लें तो पॉसिबल नहीं है। गट बेसिकली, वैसे तो बहुत से आपने मफरूज़े सुने होंगे कि मेरी गट फीलिंग बता रही हैं, ठीक है। वो गट फीलिंग से मुराद आपका जो जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आता है। आपकी जो डाइजेशन है वो बेसिकली यहाँ माउथ से स्टार्ट होती है, तो आपकी फीकल एक्सक्रीशन एनस तक जाती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो गट है वो बेसिकली आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है, उसे हम गट कहते हैं। गट जो है वो 0 से लेकर 100 ट्रिलियन सेल्स का एक मजमूआ है। लेकिन अगर आप ह्यूमन सेल्स की बात की जाए तो ह्यूमन सेल्स सिर्फ 10 ट्रिलियंस है। मतलब एक जो इंसान बना हुआ है वो 10 ट्रिलियन सेल से बना हुआ, लेकिन जो उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो 100 ट्रिलियंस बैक्टीरिया हैं। वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? हमारी स्किन पे है, हमारे माउथ के अंदर है, हमारी पूरी बॉडी बैक्टीरिया से भरी पड़ी है। लेकिन ये काफ़ी स्क्रेफ, यहाँ आपको ये काफ़ी एक परेशान कुन और लग रही होगी इन्फॉर्मेशन के साथ, ये आप काफ़ी खौफनाक है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर इसके लिए बैरियर्स मौजूद है। हमारी स्किन बैरियर्स है, हमारी बेसिकली प्रोटेक्टिव लीनिंग्स हैं, स्टमक के अंदर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो इन सब से सेव कर रही होती है। बट इस गट को जो है वो हम आगे जाके डिवाइड कर देते हैं गुड और बैड बैक्टीरियाज के अंदर, ठीक है। ठीक है। अब गुड और बैड बैक्टीरियाज क्या हैं? अब गुड और बैड बैक्टीरियाज को भी आगे हम डिवीजन में इस तरह क्यों लेके जाते हैं कि कुछ बैक्टीरियाज हैं जो हमारी हेल्थ के लिए काम कर रहे होते हैं, कुछ हमारी हेल्थ के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आसान अल्फाज में समझाऊं कि आपने कंटेमिनेटेड प्लेट ऑफ समोसाज खा ली या आपने गोलगप्पे खा लिए, आपने देखा होगा कि समटाइम्स ऐसे होता है कि फ़ौरन से आपको पेट में दर्द शुरू हो जाती है या आपको वॉमिटिंग या ब्लॉटिंग होती है। ये बेसिकली रीज़न होती है आपकी गट की, ठीक है। आपकी जो गट है वो एहसासात का मरकज़ है, आपकी कुल कायनात है आपकी गट जो है। अगर आप इसको बैड बैक्टीरिया यानी प्लूटेड बैक्टीरिया के साथ भरना शुरू करते हैं तो ये जितना भी आपका इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़ाती निज़ाम है, वो तबाह हो जाता है, ठीक है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जितनी भी हमारी फीलिंग्स है उसका जो मरकज़ है वो हमारा दिल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। आपकी फीलिंग्स का जो जड़ है या आपकी फीलिंग्स की जो मेन, जिसे पिन पॉइंट कह सकते हैं, वो आपकी गट है। आपका कोई भी जब अजीज आप खो देते हैं तो आपको सबसे पहले जो फीलिंग आती है वो आपकी गट के अंदर आती है। ओह माय गॉड। आपको सबसे पहला जो दर्द महसूस होता है वो आपकी गट के अंदर महसूस होता है। अगर आपकी गट बैड बैक्टीरिया से भर गई है तो आपकी थॉट्स नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगी, और जब आपकी थॉट्स नेगेटिव होंगी ना तो आपके उसके साथ साथ एहसासात भी नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे। ये आप कह रहे हैं एहसासात से रिलेट करती है गट, तो मुझे ये बताएं कि ये गट एहसासात से कैसे रिलेट करती है? मतलब हमें तो यही पता है कि हम सोचते ऐसे हैं तो वो हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है। हमारी सोच जो है वो कहीं ना कहीं हमारी पूरी बॉडी को चला रही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपकी गट आपकी पूरी बॉडी को चला रही है, तो इसको मुझे समझाएं। आपका जो ब्रेन है, हम ह्यूमन समझते हैं सिर्फ हमारे पास एक ही ब्रेन है, ठीक है। लेकिन जो आपकी गट है इसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है। अच्छा। जब एक बच्चा पैदा होता है तो जो फीटल स्टेजेस से गुजर रहा होता है, जो उसकी गट जिस सेल से बनती है, आपका ब्रेन भी उसी सेल से बनता है। एट द एंड ऑफ स्टेज ऑफ डे, जब एक बच्चा एक दुनिया में आ जाता है तो हम इसको 2 सिस्टम में डिवाइड कर देते हैं।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपका दिमाग है, और इंटायरिक नर्वस सिस्टम जो आपकी गट है, और ये दोनों आपस के साथ कनेक्टेड होते हैं वेगस नर्व के साथ। वेगस नर्व जो सबसे बड़ी नर्व है जो आपकी गट और ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। जो आप खाना खाते हैं वो आपके दिमाग को फ़ौरन बताती है कि ये हेल्दी फूड आई है, इसके ऊपर अटैक नहीं करना, बैक्टीरियाज को नहीं भेजना है कि इसको जाके आगे बर्बाद करो। अगर कोई आप बुरा खाना खा रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी समोसे की प्लेट ही, और उसको कंटेमिनेटेड थी, अनहाइजेनिक थी, तो आपके गुड बैक्टीरियाज क्या करेंगे, लड़ना शुरू हो जाएंगे उस बैड बैक्टीरिया के साथ जो आपने एक प्लेट के साथ कैरी किए हैं, ताकि वो आपको आगे आपके जितना भी इम्यून सिस्टम उसको नुकसान ना पहुंचा सके। अगर अल्टीमेटली वो आपके गुड बैक्टीरिया से नहीं लड़ सकेंगे तो फिर आपको सिम्टम्स आना शुरू होंगे, वॉमिटिंग के, पेन्स के और ये सारी चीज़ों के। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि गट हेल्थ हम बहुत सुनते हैं कि भाई अगर आपकी गट हेल्थ नहीं अच्छी तो समझें कि आपकी लाइफ नहीं अच्छी। तो ये गट हेल्थ अच्छी किस तरह रख सकते हैं हम? अच्छा देखिए, गट हेल्थ जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि मजमुआ है बैड और गुड बैक्टीरियाज का, ठीक है। अब जो गुड बैक्टीरिया है उसकी एक स्पेसिफिक रेशो होती है आपके गट के अंदर, और बैड बैक्टीरिया की भी एक स्पेसिफिक रेशो होती है। जब ये इक्विलिब्रियम जो है आपस में डिस्टर्ब होता है, फॉर एग्जाम्पल 80% जो बेसिकली मेडिकल नॉलेज कहता है कि 85% अगर गुड बैक्टीरियाज आपकी गट के अंदर मौजूद है, उसकी रेशो मौजूद है, तो आपकी हेल्थ ऑप्टिमम है। जब वो 85 से वो डिक्लाइन करना शुरू होंगे, जो 15% बैड बैक्टीरिया वो अप जाना शुरू होंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे कि आपकी गट डिस्टर्ब हो रही है। क्या सिम्टम्स आएंगे? लूज मोशन होना शुरू हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन होगी, क्रैम्प्स होंगे, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा। मेमोरी भी लॉस हो जाती जी, ऑटिज्म जो है वो बेसिकली आपकी गट की डिजीज है जो बच्चों में पाई जाती है। अच्छा, ठीक है, इसके साथ आपके कोलेक्टिव अल्सर हो सकता है, इसके साथ आपकी कोरहन डिजीज हो सकती है। बहुत से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो हैं वो आपकी गट से शुरू होते हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आपका एक्जिमा है, सोरासिस है, स्किन डिसऑर्डर्स भी कोई ऐसे हैं, काफ़ी ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो आपकी गट से शुरू होते हैं बेसिकली। जैसे आपने बताया कि भाई हमारी गट हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो हमें डिफरेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसमें आपने स्किन टाइप भी बताई, हमारी मेमोरी, इवन हमारे ब्रेन से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें बताई। तो मुझे ये बताएं कि अभी तक आपने गट हेल्थ की वजह से कोई स्वेयर डिसऑर्डर डील किया हो? IBS सबसे स्वेयर है, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, इरिटेबल बॉल डिजीज़, ये सारे आपके गट के डिसऑर्डर्स हैं। लीकी गट आजकल मोस्ट फेमिलर है, जिसमें आपको क्या होता है कि बहुत अर्जेंसी टू वॉशरूम फील हो रहा होता है। आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं जैसे कि रोटी चावल वगैरह, आप उसको टॉलरेट नहीं कर पाते। इसके साथ क्या होता है कि आपको फ़ौरन से या तो लूज़ मोशन होना शुरू हो जाते हैं या कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाती हैं। लीकी गट की वजह से और बहुत से डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं जिनको हम इग्नोर कर पा रहे होते हैं। आपकी जितनी भी इम्यूनिटी है, 80% इम्यूनिटी जो है वो आपकी गट के अंदर प्रेजेंट है। अब इम्यूनिटी क्या है? वो आपका क़ुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम है जो आपको बीमारियों से लड़ने के लिए हेल्प दे रहा है। अगर आपका इम्यून सिस्टम ही जो है वो कंप्रोमाइज़ कर गया है, तो डेफिनेटली बात है आप बीमारियों से कैसे लड़ सकेंगे। कोई भी बीमारी है, अगर उसको लड़ने के लिए आपका इम्यून सिस्टम ही नहीं काम कर रहा, तो डेफिनेटली बात है वो आपके ऊपर अटैक करती जाएगी। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग है, तो वो स्ट्रॉन्ग किससे होगा? आपकी गट से होगा। अच्छा, ये लीकी गट हम बहुत आजकल हर चंक में, हर फेसबुक में, यूट्यूब में कहीं ना कहीं ये लीकी गट सुन रहे हैं। ये आप हमारी आवाम को बताएं कि ये लीकी गट होता क्या है? क्या आपको फ़ौरन वॉशरूम जाना पड़ता है? और अगर ऐसा होता है तो फिर उसको हल कैसे कर सकते हैं, हम उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? अच्छा, लीकी गट जो है वो ये सब क्रोनिक कंडीशन आती है। इससे पहले आपको कुछ इसके इनिशियल स्टेजेस कंडीशंस आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें आपको कॉन्स्टिपेशन होना है, आपके मुंह से जो है वो गंदी स्मेल का आना है, ठीक है। अच्छा, हाँ, अगर आपके माउथ से बैड स्मेल्स आ रही हो, इट्स मीन डैट कि आपकी जो गट है वो हील नहीं है, आपकी गट में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है। अगर आपको मूड स्विंग्स आ रहे हैं, आपको डिप्रेशन आपका बढ़ रहा है और आपका खाने के साथ ताल्लुक जो है वो ख़राब हो रहा है, इट्स मीन डैट कि कहीं ना कहीं आपकी गट जो है वो ख़राब हो रही है, जिसको हम गट डिसबायोसिस कहते हैं। ठीक है। कि बैड बैक्टीरियाज का बढ़ जाना और गुड बैक्टीरियाज का कम हो जाना, ये इनिशियल स्टेजेस होती हैं। इसमें बेसिकली लीकी गट ये एक एक्सटेंसिव टॉपिक है। इसको मैं थोड़ा समराइज़ करता हूँ कि बेसिकली लीकी गट में क्या होता है कि जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसमें जाके जितनी भी आप खाना खा रहे हैं वो बेसिकली हम केमिकल फॉर्म में खाते हैं। जो आप रोटी खा रहे हैं वो आपके माउथ को पता है या आपकी ज़ुबान के टेस्ट को पता है कि वो रोटी है, लेकिन आपकी गट को पता है कि इससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं, इससे आपको पॉलीसेकेराइड्स आ रहे हैं, आपको इससे ओलिगोसेकेराइड्स आ रहे हैं, इससे आपको फाइबर मिल रहा है, ठीक है। अब वो जितना आपने खाना खाया उसका कुछ पार्ट आपके स्टमक में डाइजेस्ट हो गया, कुछ स्मॉल में हो गया, बाकी जितना रिमेनिंग बचता है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जो मेन गट का
जो इसे कह सकते हैं कि मेन गट का पावर पॉइंट आपका वही है, ठीक है। अब वहाँ पे चला गया, वहाँ जाके न्यूट्रिशन जो है वो रीअब्जॉर्ब होती है, जो रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल होता है जो फीकल की फॉर्म में बॉडी से सीट आउट हो जाता है। अब यहाँ पे एक बैरियर बना हुआ होता है, क्या होता है कि उस बैरियर से न्यूट्रिशन आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर आती है, लेकिन जो बैरियर रैप्चर हो जाता है या वो बैरियर जो है वो जो वहाँ पे बना हुआ है जिसने बैड बैक्टीरिया या टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करना है, वो ख़राब हो जाता है, तो आपकी गट में आना शुरू हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, और इन्फ्लेमेशन को जो है मॉडर्न साइंस जो है तमाम बीमारियों की जड़ कहती है, जिसे आप उर्फ़े आम में सोजिश कहते हैं। वो एक पहला इंडिकेटर होता है कि जो टॉक्सिन्स हैं या जो बैड मटेरियल्स है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में आना शुरू हो गया है। सोजिश क्या पूरी बॉडी पे स्टार्ट हो जाती है आपके? देखिए, सोजिश की कुछ इंडिकेशंस होती हैं। फर्स्ट फॉर्म जो होती है ब्लोटिंग होना, कि आपको खाना अच्छे से हजम ना होना, डकार आना शुरू हो जाना, या आपको बेली फैट आपका बढ़ना शुरू हो जाना, या आपको ओवरऑल फेस पे आपको फील होना शुरू हो जाना कि आपका फेस पहले से भरना शुरू हो गया, या आपको फील होगा कि अगर आप अपने हाथ में एक अंगूठी डाल रही तो पहले आपको लूज थी और अब आपको टाइट होना शुरू हो गया। इस मीन डैट की इन्फ्लेमेशन का इंडिकेशन है कि आपको कहीं ना कहीं बॉडी में सोजिश हो रही है। यानी ये जो हमारा फेस चबी हो जाता है, हमारा फिंगर्स थोड़ी सी मोटी होना स्टार्ट हो जाती है, और इसके अलावा सबसे मेजर और कॉमन जो हमारा बेली फैट, तो ये इस चीज़ की निशानी है कि हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल डेफिनेटली इसी चीज़ की निशानी है कि पहले इन्फ्लेमेशन से काम स्टार्ट होता है, और इन्फ्लेमेशन से फिर बढ़ता बढ़ता आगे ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में जाना शुरू हो जाता है। वो जिसमें कौन से हो सकता है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में सबसे बड़ा डिसऑर्डर जो है वो आपकी ओबेसिटी है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है। इसके साथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आपकी जितनी भी हार्ट डिजीज़ है ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से सर एवेल्युएट हो रही होती है ना। आपका बेसिकली अगर आप इसकी बेसिक पॉइंट या इनिशियल स्टेज पे जाके देखेंगे तो ये बेसिक इसकी आपकी इन्फ्लेमेशन ही मिलेगी। अब टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपके जो सेल्स हैं, जो आप इंसुलिन वो आपने कार्बोहाइड्रेट्स का कोई पीस, लाइक आपने पीस ऑफ बिस्किट खाया है, वो आपकी बॉडी में जाके आगे कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हुआ है। जैसे ही वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा, आपके बीटा सेल जो हैं वो वहाँ से इंसुलिन क्रिएट करेंगे, इंसुलिन उस कार्बोहाइड्रेट को पिक करेगी और आपके स्मॉलर सेल जो है जैसे गोल्जी ऑपरेटर्स या माइक्रोक्रोनियम वहाँ तक डिलीवर करेगी। अगर वो स्मॉलर सेल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इस मीन डैट के उसके रिसेप्टर सेल्स नहीं काम करे, कि वहाँ कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो मुझे ये बताएं कि अभी तक आपने गट हेल्थ की वजह से कोई स्वेयर डिसऑर्डर डील किया हो? टाइप 2 डायबिटीज़ का इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी जब हम अपनी इन्फ्लेमेशन बढ़ना शुरू होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फील होता है कि आपका टमी बाहर आना शुरू हो रहा है। तो ये कुछ इंडिकेशंस होती हैं कि आपकी बॉडी जो है इन्फ्लेमेड हो रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इन इंडिकेशंस के बाद अगर हमारे इस पॉडकास्ट के तवज्जुद से अगर बहुत सारी ऑडियंस को समझ में आ जाएगी कि कहीं ना कहीं हमारी गट हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब है, कि हमें ये इंडिकेशंस शो हो रहे हैं, इसके बाद फिर उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो उनको अपनी लैब्स इंडिकेशंस की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी बॉडी इन्फ्लेमेड हो रही है तो इसके लिए बेस्ट पर्सन जो होता है कोई भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। वो आप उनके पास जाएंगे। जो मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेशन को चेकआउट करने का टेस्ट है वो सी रिएक्टिव प्रोटीन्स है, ठीक है। सी रिएक्टिव प्रोटीन्स बताते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी इन्फ्लेमेशन है। अगर सी रिएक्टिव प्रोटीन्स हाई हैं तो डेफिनेटली बात है कि वो जो आपका एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है वो फर्दर इसको डिस्कस करेगा या फर्दर लैब्स एवेल्यूशन की तरफ जाएगा। अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन वाकई ही पॉजिटिव आ रही है और आपके सी रिएक्टिव प्रोटीन्स के लेवल्स हाई हैं तो देन डेफिनेटली बात है कि वो कोई रूट कॉज को तो आइडेंटिफाई करेगा और देन उसको ट्रीट आउट करेगा। अगर आपको फील हो रहा है कि आपकी गट ही नहीं हेल्थी, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन हो रही है, कभी आपको लूज मोशंस हो रहे हैं, कभी आपके जो है आपको बैड स्मेल्स आ रही है, या कभी आपको फील हो रहा है कि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या आपके मैदे में तेजाबियत हो रही है, तो डेफिनेटली बात है कि आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि ये सारी बर्बादी आपने की है। आपने पहले अपनी गट को डैमेज किया है और गट के बाद बाकी चीज़ें जो है वो अल्टीमेटली बढ़ना शुरू हुई हैं। वो अल्टीमेटली जो भी आपका आगे डॉक्टर होगा, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होगा, वो उसको रूट कॉज को देखेगा। देन वो आपको सबसे पहली जो रिकमेंडेशन देगा वो लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन ही देगा कि आपको अपनी डाइट सेट करनी है, आपको अपनी स्लीप सेट करनी है, आपको अपना लाइफस्टाइल बेसिकली इंप्रूव करना है। तो ये तो बहुत मुश्किल है। हम तो रोटी समझ के खाते हैं, हम पिज़्ज़ा समझ के खाते हैं, बर्गर है तो हम बर्गर समझ के खाते हैं। हम कभी ये नोटिस नहीं करते कि ये क्या कैलोरीज अपने अंदर इनटेक करता है। हम अंदर कार्बोहाइड्रेट्स डाल रहे हैं या हम प्रोटीन्स डाल रहे हैं। हमारे आगे तो बस खाना पड़ा होता है और हम वो खा लेते हैं। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि गट तो हमारी ये चीज़ें नहीं समझती। गट को ये पता है इतने प्रोटीन्स आ गए हैं, इतने कार्बोहाइड्रेट्स आ गए हैं। तो मुझे ये बताएं कि हमारी आवाम इस चीज़ पे कैसे सीरियस होगी? हेल्थ या गट हेल्थ उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, सबसे पहले जिस तरह आपने खुराक का जिक्र किया है, आपकी गट हेल्थ तब डैमेज होती है जब हाई कैलोरीज फूड ले रहे हैं। वो हाई कैलोरीज जो फूड ले रहे हैं उसमें हाई इन फैट्स होगा, हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स होगी, लो इन प्रोटीन होगी, ठीक है। अब वो कैसी डाइट है? फॉर एग्जांपल आप हमारे यहाँ लाहौर में जैसे अब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, नाश्ते क्या होते हैं? हलवा पूड़ी,
पाए, ऐसा है। चने, ठीक है, निहारियाँ। अब आप इनका अगर कैलोरीज काउंट देखेंगे तो आपको ये 2 से 3 हज़ार कैलोरीज का एक मील मिलेगा। इसके अंदर प्रोटीन नाम की आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, इसमें आपको कोई फाइबर नाम की चीज़ नहीं मिलेगी, जिसके ऊपर आपके गट बैक्टीरिया जो है फीड करते हैं, जो उनकी खुराक है वो फाइबर है, वही नहीं उसको मिलेगी। उसमें क्या मिलेगा? उसको मैदा मिलेगा, चीनी मिलेगी, जिसके ऊपर बैड बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं। डेफिनेटली बात है कि आपने अपने नाश्ते से ही इम्बैलेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया। आपने जिस चीज़ को फीड करना था आपने उसको फीड ही नहीं किया, आपने एक अपने दुश्मन को फीड करना शुरू कर दिया और आपने अपनी फ़ौज को ही मारना शुरू कर दिया। तो यहीं तो आप अपना दिन का आगाज़ कर रहे हैं। हमारी कौम का अगर आप लाइफ़स्टाइल देखा जाए तो हम बहुत बैड लाइफ़स्टाइल से इस वक्त गुजर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ तो हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे हैं, या हम बहुत ज़्यादा लो लेवल्स के ऊपर हैं। हमें अपनी आदत को चेंज करने की ज़रूरत है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी इस वक्त जो जिस्म है या हमारी बॉडी है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। मुझे ये बताएं कि हम ना एक बहुत टाइम के बाद अपनी हेल्थ को लेके सीरियस होते हैं। हमारी बहुत सारी ऑडियंस ऐसे है जिन्हें अभी भी नहीं पता कि ये हेल्थ पॉडकास्ट या ये जो हम अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं ये उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, कि अगर हम हेल्दी फील ही नहीं करते तो 30, 40 या 50s में आके हम कितने ज़्यादा एजिंग प्रोसेस को मीट कर सकते हैं कि अगर हमारी डाइट उस तरह की नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारी मोस्ट सी बीमारियां हैं जैसे डायमेंशिया है या परकिंसन डिजीज़ है या आपके हार्ट अटैक है या टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसकी बुनियाद हम अपनी 25 से 30 साल की एज में शुरू करते हैं। जो आपकी 25 से 30 साल की एज होती है ये आपका गोल्डन पीरियड होता है। मोस्ट लोग समझते हैं यही हमारा फाइनेंशियल ईयर्स हैं, इसमें हमने अपना पैसा कमाना है, और बहुत से लोग इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि बस पैसा कमाना है, सेहत को नहीं देखना। और आजकल जितने मैं पेशेंट अपने इन क्लिनिक डील कर रहा होता हूँ 25 से 40 साल के लोगों में डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और ये इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। फैटी लिवर। फैटी लीवर तो बहुत कॉमन हो गया। उसकी रीज़न क्या है कि हम क्या करते हैं कि हम रेडी टू ईट फूड की तरफ चले जाते हैं। अब रेडी टू ईट फूड जो थी वो बेसिकली सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, ताकि जितने भी सिपाही हैं उनके जो फौज के सोल्जर्स हैं वो भूख से ना मर जाएं। लेकिन बाद में इसको इंडस्ट्रियलाइज कर दिया गया, यूरोप ने इस चीज़ को छोड़ दिया है और हम वेस्ट जो हमने जो है इसको फॉलोअप करना शुरू कर दिया। यूरोप की एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे कि यूरोप वाले अगर उनकी खुराक बहुत ज़्यादा बुरी है ना तो उनके जिम आबाद हैं। लेकिन आप लाहौर का एक विज़िट करके देख लेंगे ना, पूरे लाहौर में आपको जितने रेस्टोरेंट है ना उसके इक्वल उतने आपको जिम या फिटनेस क्लब्स नहीं मिलेंगे, उतने पार्क्स नहीं मिलेंगे। बिल्कुल हमारी कोई भी हाउसिंग सोसाइटीज़ है वहाँ पे वो पार्क्स ही नहीं है। हमारे लोगों का फोकस होता है कि अगर 8-10 घंटे का उन्होंने कोई वर्क किया तो उसके बाद बैठ के जाकर उन्होंने नेटफ्लिक्स देखना है, उन्होंने कोई वॉक एक्सरसाइज नहीं करनी। हमने अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं वक्त के साथ चेंज कर ली हैं। हम मोबाइल एडिक्टेड हो चुके हुए हैं, हमने वॉक एक्सरसाइज को अपना सेकेंडरी सोर्स रख लिया है, डाइट को हमने अपना सेकेंडरी सोर्स रख लिया है। हमारा प्राइम सोर्स क्या है? अर्निंग और सारा दिन लेटे रहना। और हम सेडेंट्री लोग हैं। पूरी दुनिया के अगर टॉप 10 सेडेंट्री लोगों की बात की जाए तो पाकिस्तानी उस टॉप 10 में आते हैं। बिल्कुल ऐसे। और अगर ओबेसिटी की बात की जाए तो हम उसमें भी टॉप 10 में आते हैं। बिल्कुल और सही। डायबिटीज़ में तो हम कैपिटल बन चुके हैं पूरी दुनिया में इस वक्त। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यही है ना कि हमें अभी तक खुद से ही प्यार नहीं है। हम अपना लाइफस्टाइल सिर्फ ये समझते हैं कि हम पैसा अर्न करें जितना कर सकते हैं, और हम अपनी हेल्थ को बहुत लीस्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। ठीक है, तो मुझे आप ये बताएं कि ये गट हेल्थ का आपके मूड स्विंग्स के साथ क्या रिलेशन होता है? देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपका सेकंड ब्रेन जो है वो आपका गट है। आप कोई भी अच्छा या बुरा खाना खाते हैं तो आपकी गट फ़ौरन से आपके ब्रेन को मैसेज देती है कि भाई अच्छा खाना आ गया या बुरा खाना आ गया। अब जब आप बैड बैक्टीरिया को फ़ीड करना शुरू कर देंगे और गुड बैक्टीरिया को फ़ीड करना बंद कर देंगे तो डेफ़िनेटली बात है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ब्रेन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप कोई जंक फूड खाते हैं तो उसके बाद आप खुद को बड़ा रिलैक्स और हल्का-फुल्का और हैप्पीनेस महसूस करते हैं। ये बहुत से लोग ट्रिगर, और उनका बार-बार दिल कर रहा होता है कि वो यही चीज़ खाएँ। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, क्योंकि जो आपके बैड बैक्टीरियाज़ हैं वो फ़ीड आउट करते हैं शुगर्स के ऊपर। ठीक है, और वो हम उसको फ़ीड करवा रहे होते हैं जंक फूड की फॉर्म में। ठीक है, और जब आप जंक फूड खाते हैं तो आपकी बॉडी में एक केमिकल होता है ट्रिप्टोफैन, उसकी जो है इन जो उसका रिलीज़ है आपके ब्रेन से वो बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे वो जंक फूड है क्योंकि वो इजीली टू डाइजेस्ट होता है और वो फ़ौरन से आपकी बॉडी में जाकर डाइजेस्ट होता है, फ़ौरन से क्या होता है कि आपके वो ट्रिप्टोफैन लेवल्स डाउन होना शुरू हो जाते हैं। आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो हैप्पीनेस फील होती है, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फिर अगेन से आपको भूख लगती है, और आप अगर आपको फूड सोर्सेज नहीं मिल पा रहे होते तो आपको एग्रेशन आना शुरू हो जाता है। तो ये टोटली लिंक्ड है आपकी गट के साथ। आपकी अगर गट अच्छी है तो आपके मूड स्विंग्स भी बेहतर होंगे। आपकी बेसिकली अगर गट जो है वो आपकी कुल कायनात है। अगर आपकी वो कुल कायनात बेहतर है तो आपकी बेसिकली बाकी ब्रेन भी बेहतर है। ऐसी इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि अगर आपका जो ब्रेन है वो सूरज है तो जो आपकी गट है वो चाँद है।
ठीक है। अगर सूरज चमकेगा तो चांद पे भी उतनी ही अच्छी रोशनी पड़ेगी, अगर बिल्कुल चांद ऐसे, नहीं चमकेगा तो डेफिनेटली बात है सूरज भी मध्यम पड़ जाएगा। बिल्कुल तो ऐसे। इसकी एग्जांपल इसी से ली जा सकती है कि आपकी गट का हेल्दी होना आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी गट नहीं हील तो आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ रहेगी। अगर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ है तो आए दिन आपको बुखार होना, पेट में दर्द होना, ये आम से सिम्टम्स है। और बहुत सारे लोगों को सीने में जलन रहती है, बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही होती है उन्हें, क्या ये भी आपकी गट हेल्थ से रिलेट करती है? डेफिनेटली बात है, जब आपका प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा होगा, प्रोटीन बाय नेचर जो है इन एसिडिक होता है और आपकी बॉडी जो है बाय नेचर इन अल्कलाइन है। आपकी जो ब्लड की पीएच है वो भी स्लाइटली अल्कलाइन है, 7.35 है। लेकिन आप जब सारा दिन सिर्फ प्रोटीन ही लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे, हेल्दी फाइबर नहीं लेंगे और एक अच्छी प्रोपोर्शन ही सेट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की और फैट की, तो एसिडिटी ज़्यादा बढ़ेगी। और आप देखेंगे उसमें मिर्च मसालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और जब एसिडिटी बढ़ती है तो उससे आपके गुड बैक्टीरियाज की भी आप उसको भी किल आउट कर रहे होते हैं। जिससे ये होता है कि हम मोस्ट लोगों को देखते होंगे कि हम एंटासिड यूज़ कर रहे होते हैं बिल्कुल। और पूरे पाकिस्तान में लास्ट 1 साल के अंदर सिर्फ हम 7 अरब रुपए की एंटासिड खा गए हैं। ठीक है, उसमें ओमेप्राजोल उसका जेनेरिक नेम है और बहुत से ब्रांड जो बना रहे हैं। और सुबह नाश्ते में अब किसी से पूछेंगे जिसका पेट ख़राब रहता है या पेट में दर्द रहती है, मैदे में जलन होती है, तो खाने से 30 मिनट पहले वो लाजमी एंटासिड ले रहा होगा। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर वो अपने इस एंटासिड के लोड को कम करना चाह रहा है तो वो सिर्फ 1 कप जो है वो दही अगर शामिल कर लेगा तो अपने उतने प्रोबायोटिक्स ऐड करने से क्या होगा कि उसकी गट हील होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जस्ट 1 कप ऑफ जो योगर्ट है वो आपको जो है वो कम से कम 90 बिलियन जो है लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे रहा है, लिविंग गुड बैक्टीरिया दे रहा है। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में अगर 90 बिलियन वो सारे नहीं जाके रिस्टोर होते ना, तो कम से कम उसमें से 20 से 30 बिलियन तो होंगे रिस्टोर, जिससे आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होना शुरू होगी और ओवरऑल आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी। वाह, वेरी नाइस। यानी ये जो जितने भी हम लोग कैप्सूल्स लेते हैं खाने से पहले कि ये निहार मुंह हमने आधा घंटा पहले खाना है और ये बर्निंग वगैरह हमारी ख़त्म हो जाएगी, उन्हें सिर्फ अपनी खुराक के अंदर 1 कप जो है वो दही ऐड करना है और वो ठीक हो जाएंगे। वेरी नाइस, दही इम्प्रेसिव। बेसिकली प्रोबायोटिक्स है। अब जो आपकी गट है उसको 2 तरह की फीड चाहिए होती है, ठीक ठीक है। है। प्रोबायोटिक्स जो है वो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग आप जिंदा गुड बैक्टीरिया अपनी अपनी जो है बेसिकली गट के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। जो आपको मिलते हैं फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट्स से। अब फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट्स में आ जाता है दूध है, दही है, लस्सी है, केफ़ीर है, इसके बाद चीज़ आ जाती है, इसके बाद अचार आ जाता है, फर्मेंटेटेड वेजिटेबल्स आ जाती हैं, कंबूचा है, इसके अलावा काफ़ी इंडियन डिशेस भी है, किमची के नाम से आती हैं। ये सारी फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो टोटली जो है वो आपके प्रोबायोटिक्स के आती हैं। ठीक अब है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है कि वो तो आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन जो गुड बैक्टीरियाज उनकी भी कोई खुराक है, उसको हम बेसिकली प्रीबायोटिक्स का नाम देते हैं। वो ठीक है। बेसिकली कुछ फाइबर्स हैं जो आपको फ्रूट से मिलते हैं, वेजिटेबल्स से मिलते हैं, आपको ग्रेन से मिलते हैं। अब कुछ हमारी बॉडी जो है वो इस तरह डिज़ाइन है कि कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको हमारी बॉडी खुद डाइजेस्ट नहीं कर पाती। उनके अंदर एक प्रोटेक्टिव शीट लगी होती है, उसकी डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी के पास एंजाइम ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करती है कि हमारी गट के अंदर जो गुड बैक्टीरियाज है वो उसको डाइजेस्ट करते हैं, क्योंकि हम उनको फीड करते हैं। तो जब वो उसकी फीड के अल्टरनेटिव में वो क्या करते हैं कि हमें प्रोटेक्शन देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, अगर कि जैसे आप कह रहे हैं कि हम अगर एक सही प्रोपोर्शन में फूड इनटेक करें तो हमारी गट हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है, तो मैं वो आपसे प्रोपोर्शन पूछना चाहूँगी कि आप मुझे बताएं कि हमें सुबह से लेकर रात तक कैसा खाना खाना चाहिए या कौन सी ऐसी फूड खानी चाहिए जिसकी वजह से हमारी गट हेल्थ अच्छी हो सके। देखिए, आप अपने सुबह का आगाज़ जो है ना सबसे पहले 1 कप दही से करें, ठीक है। आपने डे का आगाज़ ही जो है वो अपनी गट की फीड से कर दिया, विदाउट शुगर और विद शुगर? विदाउट शुगर। ठीक है। आप शुगर के साथ फिर ये है कि आप वहाँ पे जो है ना कंप्रोमाइज़ कर देगी, क्योंकि बहुत गुड और सारे बैड लोग लड़ना शुगर शुरू हो जाएगी। वो गुड वाला कहेगा कि मेरी खुराक आई है, बैड वाला कहेगा कि मेरी भी खुराक आई है। तो वो कुछ लोग शुगर के बगैर दही खा नहीं ना सकते। लेकिन होममेड दही जो है वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें जो है वो आपके प्रोबायोटिक्स की रेशो बहुत अच्छी होती है। लेकिन जो बाज़ार का दही है उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, सोया होती है, शुगर्स होती हैं। तो बेहतर है कि घर का बना हुआ दही लिया जाए। आप आज से 10-15 साल पहले जाएंगे ना, तो जो आप गांव में रहते हैं, जो गांव के लोग थे, जब आप सुबह जाते थे तो आपको वो जो पेश किया जाता था वो लस्सी का ग्लास दिया जाता था, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। हमने आजकल थोड़ा फैशन ट्रेंडी होने के चक्कर में जो है उसको रिप्लेस कर दिया है जूसेस के साथ, 1 कप ऑफ सोडा ड्रिंक के साथ कर दिया बिल्कुल है। ऐसे। तो हमने अपनी नेचर को जो है वो टोटली चेंज कर लिया। हमने खुद अपनी बर्बादी का सामान अपने साथ लेके आना शुरू कर दिया है। तो आप अपने दिन का आगाज़ 1 कप दही से करें,
उसके बाद जो आपका नाश्ता है वो एक हेल्दी प्रोपोर्शन में होना चाहिए। उसमें आप 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड ले लें, 1 ऑमलेट ले लें और ऑमलेट के अंदर भी अच्छी अमाउंट के सब्जियां डालें, जिसमें आप बंद गोभी भी डाल सकते हैं, आप उसके अंदर शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, उसके अंदर जो आप उसके अंदर धनिया भी ऐड कर सकते हैं, अदरक भी ऐड कर सकते हैं। ये सारे प्रीबायोटिक से सोर्स आपने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद आपका स्नैक टाइम आता है। तो स्नैक टाइम में आप प्रेफरेबली क्या करें कि आप उसके अंदर 2 बनानास ऐड करें। अब बनाना के अंदर भी अच्छी अमाउंट में जो है प्रीबायोटिक्स होते हैं, और प्रीबायोटिक्स के उसके अंदर जो एक ख़ास कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं इनोलिन। इनोलिन जो है बेसिकली अगर आप 5 ग्राम इनोलिन एक दिन के अंदर ले लेते हैं तो आप अपनी पूरे दिन की गट की फीड ले लेते हैं, ठीक ओह है। वाओ! ठीक है, यानी तो हमें डेली लाइफ में एक बनाना तो लाज़मी खाना लाज़मी लेना चाहिए। चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी-सी एक कॉशन देना चाहूँगा कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं या जो कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ के पेशेंट्स हैं, उनको बनाना या हाई पोटेशियम फूड चूज़ करने से पहले अपने मौली से मशवरा लेना चाहिए, ठीक है। वो यहाँ पे बनाना को रिप्लेस कर सकते हैं किसी और अच्छे सोर्स के साथ, लाइक वो सुबह जो उन्होंने ब्रेड लेना है वो जौ का ले लें, ठीक है। वो बारले ओट्स ले लें, ओट्स के अंदर भी बहुत अच्छी अमाउंट में प्रीबायोटिक्स होते हैं, और आप वहीं से आप जो फाइबर ले रहे हैं वो आप आपकी गट को फीड कर रहा है, ठीक है। आपने वो ऐड कर लिया। अब दोपहर का आपका खाना आ जाएगा, तो दोपहर के खाने में आपको एक अच्छी अमाउंट में अपनी सैलेड की प्लेट ऐड करनी चाहिए। जैसे आजकल विंटर का सीज़न है तो हमारे पास बड़ी वैरायटी अवेलेबल है। बिल्कुल। इसमें खीरे है, बंद गोभी है, टमाटर है, ऑलिव्स है, गाजरें हैं, ये सब इनकी एक अच्छी सी आप प्लेट बनाएं 100 से 150 ग्राम की। इसके साथ आप अपनी एक जौ की रोटी लें, उसके साथ आप दालें ऐड करें। दालों में भी बहुत अच्छी अमाउंट में आपको प्रीबायोटिक्स मिलते हैं, ठीक है। ये एक अच्छा सोर्स है। अब आपका इवनिंग स्नैक आ जाता है, तो इवनिंग स्नैक में जो चीज़ आप ले सकते हैं वो नट्स ले सकते हैं। नट्स से आपको एक अच्छी अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेंगे जो आपकी इम्यूनिटी को बनाते हैं, और उसके साथ साथ क्या मिलेगा कि आपको अगेन वहाँ से फाइबर भी मिलेगा। और रात के खाने में आप राइस भी ऐड कर सकते हैं विद चिकन, एक अच्छा प्रोपोर्शन डेली मिल जाए। राइस? डेली राइस लिए जा सकते हैं। अगर अच्छा। आप इन कैलोरी डेफिसिट हैं, आप वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं या वेट को मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए होती हैं। अगर वो कैलोरीज के अंदर आपकी एक प्लेट राइस की एडजस्ट हो रही तो आप ले सकते हैं। कोई भी खाना अच्छा या बुरा तब होता है जब हम उसकी ओवर कंजम्पशन करते हैं। ये नहीं होता कि आप राइस छोड़ दें, आप रोटी छोड़ दें, इसकी तो कोई कंपल्सन ही नहीं है। कोई भी फूड गुड और बैड तब बनते हैं जब हम उसकी कंजम्पशन बढ़ाते हैं या कम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि क्या हमारी गट हेल्थ के लिए फास्टिंग फ़ायदेमंद हो सकती है? जी, बिल्कुल, फ़ास्टिंग बहुत अच्छी फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब आप फ़ास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में जो है ऑटोफैजी का प्रोसेस जो है वो बढ़ जाता है। ऑटोफैजी क्या करती है कि जो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर सेल डेथ हो रही होती है, न्यू सेल्स की रिपेयरिंग करती है और ओल्ड सेल्स को रिप्लेस कर रही होती है। लेकिन कुछ लोग जो हैं इसमें वाटर फ़ास्टिंग करना शुरू कर देते हैं, कुछ खाते नहीं हैं और 72-72 घंटे भूखे रहते हैं। तो ऐसी फ़ास्टिंग मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। बेस्ट फ़ास्टिंग की ये है कि 16-8 विंडो कर ली जाए, लेकिन कुछ टाइम के लिए की जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने जो हम बज़ाते जो है मुसलमान हैं, तो हमें वैसे भी जो है वो साल में 1 महीना फास्टिंग का दिया गया है। तो बेस्ट है कि आप रमज़ान के रोज़े रखें, उसमें ही आपकी बॉडी प्रॉपर एक रिपेयरिंग प्रोसेस से गुजर चुकी हुई होती है। अच्छा, एक मैंने ये फास्टिंग देखी थी कि वो एक ट्रेनर ही थी जो न्यूट्रिशनिस्ट थी, मैं नेम नहीं लूँगी। उन्होंने कहा था कि भाई आप अगर 2 दिन कुछ ना खाएं, सिर्फ पानी पी लें या हल्के फुल्के नट्स खा लें, तो आप 2 दिन के अंदर एक अच्छा जो स्पेसिफिक जो केजीज़ है वो कम कर सकते हैं। तो ऐसी फास्टिंग को क्या कहेंगे आप? मैंने इस तरह की किसी एक्टर्स की भी वीडियो रिसेंटली सुनी थी और उसपे मैंने पोस्टमार्टम वीडियो भी बनाई थी। उन्होंने कहा था कि 2 से 3 दिन से ज़्यादा कोई डाइट ये कर नहीं सकते। जो मैंने 7 डेज़ की थी और 7 डेज़ के अंदर मैंने सिर्फ एग लिया था और साथ मैंने जी, बिल्कुल। बिल्कुल ग्रीन टी ली थी, और वो मैंने अपना इतना वेट कम कर लिया। लेकिन मेरे अलावा किसी ने अभी तक वो नहीं, डाइट की नहीं। क्योंकि कोई इसके अलावा करेगा तो उसका एड्रेस आपको कब्रिस्तान में मिलेगा। ठीक है। आप क्यों क्रेडिट हाइट की तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं? आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताएं कि ये आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, ये आपकी डेफिसिट कैलोरीज है, इसके दरमियान में रह के आप सब कुछ खा सकते हैं जो आपके इर्द गिर्द अवेलेबल है। मैं किसी को ये भी नहीं कहता कि पिज़्ज़ा बुरा है, बर्गर बुरा है, लेकिन उसकी ओवर कंजम्पशन बुरी है। ठीक है, अगर आप ओकेजनली पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं तो इट्स नॉट बैड फॉर यू। ठीक है, अब डिपेंड करता है आपकी कंजम्पशन कितनी। अगर आप डेली रात को सिर्फ पिज़्ज़ा बर्गर ही खाएंगे तो डेफिनेटली बात है कि आपकी बॉडी इफेक्ट होगी। अब आते हैं उस डाइट की तरफ। देखिए, आपको हर इंसान को एक मखसूस कैलोरीज चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कद 5 फुट 6 इंच है, आपने इसी वेट को मेंटेन करना जो इस वक्त आपका है, तो आपको एक मेंटेनेंस कैलोरीज चाहिए होंगी जो आपकी 1800 से 2000 बन रही है। ठीक है, आपने वेट कम करना है तो आप उसमें से 500 कैलोरीज माइनस कर देंगे। ठीक है,
500 कैलोरीज आप अपनी डाइट से डेफिसिट की हैं, तो बाकी रिमेनिंग जो 500 कैलोरीज आप अपनी वॉक एक्सरसाइज करके बर्न करेंगी। 1000 कैलोरीज इन अ डे आप बर्न करेंगी, वीकली 7000 कैलोरीज बनेंगी, और 1 केजी फैट को बर्न करने के लिए या वेट को बर्न करने के लिए आपको 7700 कैलोरीज बर्न करनी होती है। तो इजीली आप 1 केजी वेट रिड्यूस कर लेंगे। क्यों आपको एग डाइट की ज़रूरत है, वाटर डाइट की ज़रूरत है? उससे क्या होगा कि जैसे आपका वाटर वेट जाएगा, जैसे आप रोटी चावल खाना शुरू करेंगे, आपकी बॉडी दोबारा वाटर वेट गेन कर लेगी। बिल्कुल ठीक है। तो हमारी गट हेल्थ के लिए रॉ फूड कैसा है? रॉ फूड बहुत बेनिफिशियल है। रॉ फूड की जैसे मैंने आपको बात बताई कि रॉ फूड में वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है, नट्स हैं, सीड्स हैं, ये सारी आपकी गट की फीड है, गट की खुराक है। अच्छा, चलिए मुझे आप 10 ऐसी चीज़ें बताएं जो हमें लाजमी अपनी रूटीन में शामिल करनी चाहिए और उससे हमारी जो है गट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले मैं बात स्टार्ट करता हूँ फ्रूट से। तो फ्रूट्स में आपके लिए बनाना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। बनाना के बाद आपके लिए बेनिफिशियल एप्पल्स भी हैं, आप इसको भी ऐड कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद गावा आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। 3 फ्रूट्स की कैटेगरीज के बाद अब हम आते हैं ग्रेन फैमिलीज़ में। ग्रेन फैमिली में आपके लिए होल व्हीट की रोटी या जौ की रोटी जो है बहुत बेनिफिशियल है। इसके साथ आप गंदम या जौ का दलिया भी ले सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बट इन योर कैलोरी मेंटेनेंस के अंदर, ठीक है, वो आप ऐड कर सकते हैं। अब ग्रेन फैमिली में राइस भी आते हैं, तो मैं प्रेफरेबली कहता हूँ कि अपने क्लाइंट्स को ब्राउन राइस यूज़ करें, क्योंकि उसका फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, और फाइबर ही बेसिकली आपकी फीड है आपकी गट के लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम आप वेजिटेबल्स में आ जाते हैं, तो जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसमें ब्रोकली है, कैबिज है, रेडिश है, कैरेट्स है, मटर है, ये सारी फैमिलीज़ आप अपनी उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरीज आती है आपके पास फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स की। फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में आपकी दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, दूध है, दही है, लस्सी है, चीज़ है, इनकी ये सारी प्रोडक्ट्स आपके लिए बेनिफिशियल है। और वो 10 चीज़ें जो आप बहुत बड़ा क्रॉस लगा दें कि बस ये तो खाना बंद कर दें, इससे आपकी गट हेल्थ जो है वो बहुत डाउन हो जाती है। सबसे पहले तो स्मोकिंग को बंद करें, अच्छा, ठीक है। स्मोकिंग भी आपकी गट हेल्थ के स्मोकिंग लिए? और वेपिंग सबसे पहले तो इसको बंद कर देना चाहिए ना, क्योंकि इससे क्या इफेक्ट आता है आपकी क्योंकि गट जब आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग करने से आपकी बॉडी के अंदर जाके खास टाइप के एसिड्स बनते हैं। वो जो एसिड्स हैं वो आपके जितने फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं उनको मार देते हैं, उनको किल कर देते हैं। जब ओह, आपके फ्रेंडली बैक्टीरियाज मर जाते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी सप्रेस होना शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। आप देखेंगे जो स्मोकिंग करते हैं उनमें मैदे की तेजाबियत भी बहुत ज़्यादा होती बिल्कुल ऐसे होता है। है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्मोकिंग बंद करनी चाहिए, वेपिंग बंद करनी चाहिए। उसके बाद आपको अल्कोहल बंद कर देनी चाहिए। अल्कोहल के बाद आपको रिफ़ाइन कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर देने चाहिए। रिफ़ाइन कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आता है, मैदा आता है, चीनी आती है, पिज़्ज़ा बर्गर्स आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप कंप्लीटली इनको बंद करें, बट आप इनको ओकेजनली लें, बट स्मोकिंग और वेपिंग को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दें, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है बैड ऑयल्स आते हैं। बैड ऑयल्स में पाम ऑयल्स होगा जिस वक्त बेधड़क हमारी फास्ट फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको बंद कर देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सैचुरेटेड फैट्स का इंटेक, जैसे कि हमारे देसी घी है या दूसरे डाल्टा घीज वगैरह है, इसका इंटेक सिर्फ 20% रखना चाहिए हमें। अच्छा, देसी घी भी आपको बहुत कम इनटेक करना चाहिए? देखिए जितने भी सैचुरेटेड फैट्स हैं वो आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, दिल की बीमारियों को बढ़ा रहे होते हैं। तो सैचुरेटेड फैट्स का इंटेक 20% आपके लिए सेफ़ है, 20% ज़्यादा लेना आपके लिए सेफ़ नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं कि नेक्स्ट आपने वो चीज़ें नहीं ऐड करनी जिसमें आपके बैड बैक्टीरिया फ्लरिश करें। एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स बेधड़क इस्तेमाल हो रही हैं। आपने कोई भी मेडिकेशन लेनी है तो उस मेडिकेशन को आपने किसी भी डॉक्टर की रहनुमाई से लेना है, सेल्फ मेडिकेशंस नहीं करनी। यहाँ तो हम खुद से जाके भी कितनी कितनी दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से ले आते हैं। हम कहते हैं जी हमें बुखार फील हो रहा है, पैनाडोल दे दें, ये दे दें। तो ये एंटीबायोटिक्स हमारी गट हेल्थ को किस तरह तबाह करती अब है? देखिए एंटीबायोटिक्स को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक होती हैं शॉर्ट स्पेक्ट्रम। लेकिन पाकिस्तान में जो एंटीबायोटिक्स हैं ना वो बेसिकली टॉफ़ियों की तरह बांटी जाती हैं। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएं, मैं अपनी रिसेंटली बताता हूँ कि मैंने उन्हें कहा कि ऑगमेंटन दे दें। अब ऑगमेंटन जो है वो फर्स्ट क्लास कैटेगरी एंटीबायोटिक्स में आती है, जो अगर आप एक ऑगमेंटन की टैबलेट लेते हैं तो 53 ट्रिलियन माइक्रो जो आपके बेसिकली माइक्रोबायोटा है, जो माइक्रोबायोम्स हैं, जो आपके गुड बैक्टीरियाज हैं, उसको मार देती है, ओह, ठीक है। अब आपको कई दफ़ा ऐसे होता है कि एंटीबायोटिक्स लेने से लूज मोशंस हो रहे होते हैं, क्योंकि वो आपके बेसिकली गुड बैक्टीरिया ही मर गए हैं जिन्होंने आपके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना था। जब वही मर गए हैं तो इसलिए क्या होता है कि कुछ लोगों को एंटीबायोटिक्स लेने से भी डायरिया हो रहा होता है, ठीक है। आने वाले 10 सालों में जो कोविड से भी बड़ा पेंडेमिक होगा ना, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का होगा,
ठीक है, लोग ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएँगे और लोग इसी वजह से मरना शुरू हो जाएँगे कि उन्होंने पहले इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खा ली होंगी कि अब उनके ऊपर बाकी एंटीबायोटिक असर ही नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे फ्लू होता है, फ्लू बेसिकली एक इन्फ्लुएंज़ा वायरस की वजह से हो रहा था। अब वायरल डिज़ीज़ को भी ट्रीट आउट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं। वैसे आपका बुखार जो है वो भी 3 दिन में ठीक हो जाना है, अगर आप एंटीबायोटिक लेंगे तो उससे भी 72 घंटे में ठीक होगा। अल्टीमेटली टाइम उतना ही लगेगा, लेकिन हम सेल्फ सर्टिफिकेशंस के लिए एंटीबायोटिक का बेधड़क इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एंटीबायोटिक्स जितनी भी हैं, अमॉक्सिसाइक्लिन है, उसके अलावा आपकी ऑगमेंटन्स होगी, ये जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, वो आपके गुड बैक्टीरियाज को किल करती हैं। इसको लेना चाहिए अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है, बट आपके डॉक्टर की रहनुमाई से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो आपको 30 से 40% अपने प्रोबायोटिक्स को भी बढ़ाना चाहिए, जो आप लिविंग जो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया का है वो भी अपनी बॉडी के अंदर ऐड ऑन करें। क्योंकि अगर एंटीबायोटिक्स के साथ आप प्रोबायोटिक्स का इंटेक बढ़ा देते हैं तो 30% रेशो जो है डायरिया की कम हो जाती है। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स लेते वक्त हमें थोड़ा-सा एहतियात क्या बरतनी चाहिए। डाइट जब हम ऐसी बहुत हार्ड मेडिसिन ले रहे होते हैं, इतनी मेडिकेशन स्ट्रांग कर रहे होते हैं, तो कौन सी डाइट हमें तब उस टाइम पे खानी चाहिए? हमें उस टाइम सॉफ्ट डाइट की तरफ जाना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली सॉफ्ट डाइट में क्या आता है, आपकी उसमें दलिया आ सकता है, आपकी खिचड़ी आ सकती है, आपका दही का इस्तेमाल आ सकता है, आपके केले का इस्तेमाल आ सकता है। ये चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे। सारे प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स के सोर्सेज़ हैं, जो आपकी गट को हील अप में भी हेल्प करेंगे और आपकी गट को जो है सॉफ्ट करेंगे, जिससे आपका स्टूल पासिंग में भी आपको हेल्प होगी, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी और आपको डायरिया से भी प्रिजर्व रखेगी। अच्छा, ये अब आपने बात की है कि बहुत सारे लोग ना स्टमक से रिलेटेड बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें फेस कर रहे होते हैं। काफ़ी दफ़ा जब आप स्टूल पास करते हो तो उसके अंदर आपको ऐसा फ़ील होता है कि फ़ूड उसी वे में लाइक जो है ना आप पास कर रहे हो तो फूड भी उसमें आपको फ़ील हो रहा होता है कि वो वैसे ही है, डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो ये क्या प्रॉब्लम होता है? ये भी गट हेल्थ से रिलेट ही करता है? जी, बेसिकली ये आईबीडी है, इरिटेबल बाउल डिजीज़ है, जिसमें क्या होता है कि या तो आपको स्टूल के साथ जो है वो उसके साथ आपको ब्लड आ रहा होता है, ब्लड भी आता है, ठीक है, बिल्कुल। या आपकी फूड इंडाइजेशन होती है। ये एक स्वेयर फॉर्म है, ठीक है, आपकी गट की जो है स्वेयर या क्रोनिक इलनेस है। ये काफ़ी ईयर्स के बाद डेवलप होती है। ये उन लोगों में होती है जिनमें मोस्टली पहले आईबीएस होता है, और आईबीएस जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है वो बेसिकली आपकी ज़हनी तनाव की वजह से होती है। ये बेसिकली आपको कि स्टमक डिसऑर्डर नहीं है, ये आपकी स्ट्रेस से रिलेटेड डिजीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें यानी स्ट्रेस हमारा गट हेल्थ पे भी उतना ही इफ़ेक्ट करता है। डेफ़िनेटली बात है कि ये अगर यहाँ पे स्ट्रेस है तो यहाँ पे भी जाएगी। दोनों आपस में कनेक्टेड हैं वेगस नर्व के ज़रिए। ओह! ओके, ओके, ओके। फर्स्ट ब्रेन ये है तो सेकंड ब्रेन ये है। सेकंड ब्रेन इसने ये है। इसको मैसेज दे दिया कि भई ऊपर जो है हालात बेड़ा गर्क हो चुके हैं तो नीचे भी होंगे, डेफ़िनेटली बात है। तो ये फूड इंसेंसिटिविटी या फूड इंटॉलरेंस जैसे सीलिएक डिजीज़ है, जिसमें लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस, जिसे कि गंदम जो है डाइजेस्ट नहीं होती। उन मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब वो गंदम खाना शुरू होते हैं, जब उनको स्किन पे रैशेज़ होना शुरू हो जाते हैं, या उनको क्या होता है कि ब्लोटिंग, क्रैम्प्स वगैरह क्या होता है कि उनकी बॉडी उनके अगेंस्ट काम करना शुरू हो जाती है, और ये बेसिकली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो ऐसे ही बेसिकली क्या होता है कि आईबीडी में भी क्या होता है कि आपका खाना अनडाइजेस्टेड रह जाता है और खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में उन फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। तो वो कैसे पता चलता है कि सिर्फ़ हमें इसी फूड से प्रॉब्लम आ रहा है? देखिए, इसके लिए हर इंसान का एक स्पेसिफिक हो सकता है कि उसकी कोई उसके साथ कुछ और उसको कोमोर्बिडिटीज़ तो नहीं है, उसको कोई डायबिटीज़ तो नहीं है, उसको सीवीडीज़ तो नहीं है। तो उसके लिए उसको प्रॉपर किसी भी क्लिनिकल डाइटिशियन से फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट करना चाहिए, और उसके साथ उसको फिजिशियन की हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। फिजिशियन उसको रूल आउट करेगा थ्रू लैब्स और अल्ट्रासाउंड के बीच में कोई उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस तो नहीं हो गया, या उसको एच पाइलोरी की वजह से तो नहीं आ रहा। ये भी कुछ डिसऑर्डर है जिसकी ये वजह से। दोनों चीज़ें क्या? अच्छा, अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है कि जो आपकी बेसिकली क्लोन है, जो बेसिकली जहाँ आपकी बेसिकली गट का सबसे एंड पॉइंट है, वहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो प्रोटेक्टिव लीनिंग है, जो उसको पूरी को गट को प्रोटेक्ट करिए, वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ओह! अच्छा, अल्सर का बेसिकली मतलब है कि वहाँ पे ज़ख्म होना शुरू हो जाता है, ज़ख्म हो जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो वो वहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर ख़त्म हो जाती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये उन लोगों में कॉमन होता है कि जो बहुत ज़्यादा गोश्तखोर होते हैं, या बहुत ज़्यादा स्पाइसेस का इंटेक कर रहे होते हैं, या जिनकी गट बहुत ज़्यादा पुअर होती है, या स्मोकिंग वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, या अल्कोहल इंटेक वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है। उन लोगों में अल्सरेटिव कोलाइटिस बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, ये जो लोग जैसे आपने बताया कि लीकी गट में ही फॉल करते हैं, जो खाना खाते हैं और फ़ौरन से वॉशरूम चले जाते हैं, तो इनको क्या करना चाहिए? लाइक इन्हें पता है कि खाना खा के अगर वो फ़ौरन से जा रहे हैं तो कहीं न कहीं तो कोई प्रॉब्लम है ना, तो फिर इनको क्या करना चाहिए? देखिए, लीकी गट की बहुत सारी वजूहात है, ये काफ़ी एक्सटेंसिव टॉपिक है। इसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको गैस्ट्रोलॉजिस्ट से कंसर्न लेना चाहिए, ठीक है। वो प्रॉपर इनकी असेसमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल अल्ट्रासाउंड होगा या एंडोस्कोपी होगी, वो उसको रूल आउट करेंगे कि इसका मेन रीज़न क्या है।
उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि आइदर जो है वो इनको कौन सी मेडिकेशन स्टार्ट करनी है, प्लस डाइटिशियन की हेल्प है। अब कुछ लोगों को लीकी गट के दौरान ये होता है कि वो फर्मेंटेड प्रोडक्ट भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे होते। उस वक्त फिर होता है कि आप इन प्रोडक्ट को फूड की बजाय सप्लीमेंटेशन फॉर्म में लें, कैप्सूल फॉर्म में लें या पाउडर फॉर्म में लें। तो उस वक्त वो आपका जो जीआई एक्सपर्ट होता है वो डिसाइड करता है कि हमने इसको किस चीज़ या कौन से ट्रीटमेंट से पहले स्टार्ट करना है। वो एक ऑथेंटिक पर्सन होता है कि जो इसको डिसाइड आउट करता है। तो जेनेटिकली भी ये गट हेल्थ अगर लाइक पेरेंट्स में कभी किसी की ख़राब हो तो क्या ये ऐसा पॉसिबल होता है कि आगे उनके बच्चों में भी कोई ना कोई एक लाजमी सफ़र कर रहा होता है इससे? देखिए, जीन से जो है जेनेटिकली डिसऑर्डर जो है 17% जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। अब कुछ पेरेंट्स में नहीं भी ट्रांसफ़र होते अगर वो अपनी लाइफ़स्टाइल को अच्छा इम्प्रूव कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेरेंट्स खुद ही जिम नहीं जा रहे, पेरेंट्स खुद ही जंक फूड्स खा रहे हैं, पेरेंट्स खुद ही वो गंद बला खा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जो नई जनरेशन होती है वो पेरेंट्स को फ़ॉलो कर रही होती है। वो पेरेंट्स को फ़ॉलो करेंगे। अगर कुछ लोगों में ऐसे होता है कि उनके पेरेंट्स में स्टमक डिसऑर्डर्स नहीं होते, बट उनकी जो आगेली नस्ल होती है, बच्चे होते हैं, उनका पुअर लाइफ़स्टाइल की वजह से वो हो रहा होता है, ठीक है। काफ़ी जेनेटिकली डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिनको हम कम कर सकते हैं या जिनकी प्रिवेलेंस को जो है हम वक्त से पहले भी कम कर सकते हैं। जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ है, अगर मेरे पेरेंट्स में है तो ये मुझे तभी ट्रांसफ़र होगी जब मैं उसको फेवरेबल कंडीशंस दूंगा। लाइक मैं कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा करूँगा, वेट पुट ऑन कर लूँगा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ले आऊँगा, डेफिनेटली बात है ये मुझ में भी आ जाएगी, ठीक है। जितने भी जेनेटिकली डिसऑर्डर होते हैं वो फेवरेबल कंडीशंस के ऊपर ही एक्सप्रेस करते हैं। अगर आप उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं देंगे तो डेफिनेटली बात है कि वो फ्लरिश नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे आप ये बताएं डॉक्टर ज़ुबैर के जैसे आजकल का दौर है, 10 में से 8 लोग तो डिप्रेशन या स्ट्रेस में से गुजर रहे होते हैं, ठीक है, और उनके माइंड में और ही किस्म के कोई ख्यालात चल ख्यालात रहे चल होते रहे हैं, होते हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली आपने कहा कि ये हमारा पहला ब्रेन है और गट हमारा दूसरा ब्रेन दूसरा है, ब्रेन है। ठीक है। तो वो हमारी गट हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो हम जब डिप्रेशन होता है तो हमें बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो ऐसी टैबलेट्स दे देते हैं, रिलैक्सिन या कुछ भी, कि भाई ये थोड़ा टाइम यहाँ से नम रहे और सोए रहे। तो इस सारे सिनेरियो में हम अपनी गट हेल्थ कैसे अच्छी रख सकते हैं? देखिए, वो उन्होंने आपको दिया सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो आपको अलामात आ रही हैं उसको उन्होंने दिया। देखिए, आप अब अगेन अब आपके हाथ में बॉल आ गई है, अब आपने अपनी डाइट को इम्प्रूव करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है। उन्होंने आपको टैबलेट दे दी है रात को सोने के लिए, लेकिन दिन तो आपके पास मौजूद है। आप अपने दिन का आगाज़ एक अच्छी बैलेंस डाइट के साथ करें, वॉक एक्सरसाइज की रूटीन इम्प्रूव करें। जैसे वॉक एक्सरसाइज की आप रूटीन बनाएंगी तो आपका जो हैप्पी हार्मोन है जो बनता ही गट के अंदर है, 80% सेरोटोनिन, जिसने आपको खुश रखना है, वो गट के अंदर बन रहा है। ओह जिसने अच्छा, आपको सुकून देना है, जिसने आपको कामनेस देनी है, वो आपके गट के अंदर बन रहा है। मतलब हमें सबसे पहले जब तक हम अपनी गट को ही खुश नहीं करेंगे तो गट तो हमारी पूरी बॉडी को खुश नहीं डेफिनेटली बात है, आपने तो बहुत से लोगों को कहते हुए सुना कि ये मेरी गट फीलिंग बता गट रही है। फीलिंग बता तो रही वो है। गट फीलिंग यही तो होती है आपकी बेसिकली, ठीक है। हाँ। तो आपका सेरोटोनिन, डोपामीन, जो आपको खुश करने के हार्मोन्स हैं, जो आपको पीस देते हैं, जो आपको कामनेस देते हैं, वो तो बनते हैं आपकी गट के अंदर 80%, और वहीं से वो फिर ट्रांसफ़र होते हैं पूरी बॉडी के अंदर। तो डेफिनेटली बात है, जब आप उसको फेवरेबल कंडीशंस देंगे, आप गट को प्रीबायोटिक्स देंगे, प्रोबायोटिक्स देंगे, एंटीबायोटिक्स का यूज़ कम कर देंगे, वॉक एक्सरसाइज की रूटीन डेवलप करेंगे, 7 से 8 घंटे की नींद लेंगे, अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देंगे, डेफिनेटली बात है वो सिम्टम्स भी कम होना शुरू हो जाएंगे और साथ साथ आपकी मेडिकेशंस का लोड भी कम होगा। वाह, वेरी नाइस। मतलब गट तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी पूरी गट बॉडी आपकी में। कुल कायनात है, मैंने तो आपको पहले बताया कि आपकी कुल कायनात यहाँ पे है। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि हम मतलब अपनी गट अच्छी रखने के लिए खुद से, या खुद से नहीं तो चलो किसी से कंसल्ट करके, कोई विटामिन्स वगैरह, कोई कैल्शियम्स वगैरह इस तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हैं? आपकी B12 विटामिन हैं वो तो बनते ही आपकी गट के अंदर है। सब कुछ गट के अंदर बनता है हमारे। देखिए, आपकी गट ने जो आपने खाना खाया है ना, उसमें से जितनी न्यूट्रिशन है उसको रीअब्जॉर्ब करना है। जितने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स हैं, जितने भी आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, आपके बायोटीन जो है वो आपकी गट के अंदर है। आपकी गट आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली बात है, अगर जब आपकी गट ही अच्छी है तो फिर आपको मल्टी विटामिन्स की तरफ जाने की क्या ज़रूरत है। हाँ, अगर आपको मल्टी विटामिन्स लेने हैं तो आप उनको फ्रूट्स से ऐड करें, उनको वेजिटेबल्स से ऐड करें, आप अपनी डाइट को अच्छा करें। क्योंकि कोई भी आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का पैकेट पढ़ेंगी ना तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है, मुतवाज़न ग़िज़ा आपका इलाज है। अगर आप पढ़ेंगे, कोई भी कंपनी ये क्लेम नहीं कर सकती कि ये मल्टी विटामिन्स आपको इतनी बायो अवेलेबिलिटी देगा या इतने अरसे में ये आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर देगा। वो आपकी फूड ही करती है। अगर आपकी फूड बैलेंस है तो आपको फूड से विटामिन और मिनरल्स लाजमी मिल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो हम चाय कॉफ़ी का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, इससे हमारी गट हेल्थ पे क्या असर आता है?
अच्छा, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों में जाता है। आप चाय लवर तो नहीं है? नहीं, मैं टी लवर नहीं हूँ। आई थिंक सो मुझे 2008 मैंने लास्ट टाइम चाय पी थी, वाह, और उसके बाद अमेजिंग। अभी रिसेंटली मैंने पी है। वो भी मेरी मिसेज ने मसाला टी बना के दी थी विदाउट शुगर, के आप चाय पिए, आपको फ्लू हुआ हो तो ये ठीक हो जाएगा। ओह अच्छा, वेरी ठीक है, नाइस, वेरी अदरवाइज मैं टी लवर नहीं हूँ, लेकिन मैं टी लवर्स के अगेंस्ट भी नहीं हूँ। अगर आपने चाय पीनी है तो आप ज़रूर चाय पिए, बट उसकी ओवर कंजम्पशन ना करें। अगर आप 2 कप एक दिन के अंदर पी रहे हैं तो उसके अंदर पॉलीफिनोल्स होते हैं जो आपकी गट को हेल्प करते हैं फ्लरिश करने में या ग्रो करने में। अगर आप 2 से ज़्यादा कप पी रहे हैं, अब हमारे माशरे में ये होता है, मैंने बहुत से बिजनेसमैन देखे ड्यूरिंग कंसल्टेशन, जो एक दिन के अंदर सिर्फ पीते ही चाय है, बाकी कोई खाना नहीं होता। सुबह भी चाय, या दिन 10 बजे भी चाय, या दोपहर को भी चाय, या कोल्ड ड्रिंक है। तो वो आपकी गट को डेफिनेटली पता डैमेज करेगी, क्योंकि कैफ़ीन बाय नेचर एसिडिक होती है, और जितनी ज़्यादा आप एसिडिटी बढ़ाते जाएंगे, आपकी बॉडी बाय नेचर अल्कलाइन है, स्लाइटली अल्कलाइन है, 7.35 मैंने आपको बताया कि ब्लड की पीएच है। तो डेफिनेटली बात है कि वो आपकी स्टमक की लीनिंग जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको जाके डिस्टर्ब करेगी। अगर आप 2 कप पी रहे हैं तो इट्स सेफ है, अगर 2 से ज़्यादा कप पी रहे हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। और कॉफ़ी? कॉफ़ी भी 2 कप्स इनफ। लेकिन अब मैंने देखा है बहुत से लोग क्या करते हैं, कॉफ़ी के अंदर देसी घी डाल के पी रहे हैं जी, वेट लॉस के लिए पी रहे हैं, ये कर रहे हैं। कॉफ़ी सिंपली आप मिल्क कॉफ़ी ले सकते हैं विदाउट शुगर, इज सेफ। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब इसके वो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है हमारी गट हेल्थ नो, कोई साइड, पे? सेफ है बिल्कुल। सेफ है। लेकिन आप ये है कि आप ब्लैक कॉफ़ी पी रही हैं और दिन के अंदर वेट लॉस के लिए कहवे पी रही हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी रही हैं और 5-5 6-6 कप पी रही हैं, तो डेफिनेटली बात है कि वो आपकी गट को डिस्टर्ब करेगी। अच्छा, ये कहवे और ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए? देखिए, कहवे और ब्लैक कॉफ़ी एक लिमिट तक सेफ है, ठीक है। अगर आप खाली पेट पी रहे हैं तो आप अपनी स्टमक एसिडिटी को बढ़ा रहे हैं। 2 कप पीते हैं अमूमन ज़्यादातर लोग। हाँ, आप उसको 2 कप पिए, लेकिन किसी मील के साथ पिए। अच्छा। ठीक है, आप खाली पेट पी रहे हैं तो खाली पेट तो आपकी बॉडी की जो नीड है वो 1 कप दही है। अगर आपने दही को रिप्लेस कर दिया कॉफ़ी के साथ, अब आपके गट बैक्टीरिया बेचारा 12 घंटे की फास्टिंग के बाद रात के खाने के बाद वेट कर रहे हैं कि मेरी खुराक आने वाली है, और खुराक में आप उसको एसिड पिला रहे हैं, तो डेफिनेटली बात है वो मर जाएंगे। तो आपको अपने दिन का आगाज़ जो है बेसिकली वो 1 कप ऑफ योगर्ट से करना चाहिए। ठीक है, कॉफ़ी को आप अपने ब्रेकफास्ट के साथ ले लें, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। डॉक्टर ज़ुबैर, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोगों का ना खाना खाते ही पेट ख़राब हो जाता है। उनको पेट ख़राब रहना, लाइक उनका तो हफ्ते में कुछ 3-4 दिन तो ये मस्ट होता है ना पेट, ये क्या प्रॉब्लम है? आप देखेंगे ना उनकी कुछ कॉमन अलामात में देखेंगे, या तो ओवर थिंकिंग होंगे, या हर वक्त ज़हनी तनाव में रहते होंगे, ठीक है, या उनकी उनकी स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होंगे। क्योंकि जैसे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों ब्रेन आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। ठीक है, आपकी बॉडी को लगता है कि आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में चले गए हैं। उसमें क्या होता है कि या लड़ लो या भाग जाओ। उस सूरत में आपकी बॉडी एक हार्मोन सिक्रीट करती है, जिसे हम कहते हैं गैरेलिन। उसका काम है आपको भूख को लगाना, ठीक है। अब आपको एक्चुअली उस वक्त भूख तो लग नहीं रही होती, आपकी बॉडी क्या करती है कि स्टमक में एसिड को रिलीज कर देती है, ठीक है, ओह, जिसकी वजह से आपको जो स्टमक है उसमें एसिडिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा। उससे एसिडिटी जब बढ़ती है, वही एसिडिटी आगे ट्रांसफ़र होती है थ्रू आपकी गट तक, जिससे आपकी गट भी अल्टीमेटली डैमेज होती है, ठीक है। और ऐसे लोगों में ज़हनी तनाव आप अगर देखेंगे कॉमनली, या तो उनकी रात की नींद डिस्टर्ब होगी, या हर वो कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो उनको अपनी ओवर थिंकिंग को कम और करना चाहिए। सोच भी वो रहे होते हैं जिससे उन्हें बस टेंशन ही होनी है, कुछ अच्छा नहीं सोचते। वो इमेजिनेशन में रहते हैं ना हर वक्त, कि यार बस अब मुझे ये नुकसान हो जाएगा, अब मुझे ये नुकसान हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ कि आपके जो मेड है वो आपको सुबह कॉल करके कहती है कि मैं आज काम पे नहीं आ रही, ठीक है। आपको फर्स्ट ट्रॉमा यहीं से मिलता है, स्ट्रेस मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके थोड़ी देर बाद आपकी मदर इन लॉ का कॉल आ जाती है कि वो 1 वीक के लिए वो रहने आ रही हैं, बस फिर ठीक है। बंदी तो गई। ठीक है, अभी 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 तो शुरुआत है ना, सुने आगे, ठीक है। फिर आपको 2 घंटे बाद कॉल आती है कि आपकी मेड बहुत ज़्यादा बीमार होगी और 1 हफ्ते के लिए वो नहीं आ रही, Oh my God, ठीक है। तो आपका ट्रॉमा तो जो है ना सारा दिन यहाँ पे रहेगा, बिल्कुल ऐसे। और वही ट्रॉमा आपको जाके बीमार कर देगा, ठीक है। आपकी बॉडी को लगेगा बंदा स्ट्रेस में चला गया, इसने किसी चीज़ से लड़ना है, लेकिन वो एक्चुअली आपको लड़ नहीं रहे होते। आपकी सेल्फ इमेजिनेशन होती है। मे भी आपकी सासू माँ आके आपके साथ काम करवाना शुरू कर दे, जो आपकी मेड ने काम करने थे वो सासू माँ कर देगी हेल्प, तो शायद वो कंपनसेट हो जाए। लेकिन आपने फ्यूचर को पहले ही सोच लिया है, इमेजिनेशन को पहले ही सोच लिया है, तो उससे आपकी बॉडी और डिस्टर्ब ऐसे ही होता है जब हम ज़रा से थोड़े परेशान होते हैं, और मेरे साथ पर्सनली ऐसे होता है कि मैं अगर किसी चीज़ को सोचूं या कुछ ऐसा हो जाए जो मेरे लिए टेंशन बन जाए, तो सबसे पहले ना मुझे भूख लगना बंद हो जाती है। भूख लगना क्या, मुझे ज़बरदस्ती खाना आगे रख दो तो मुझे ऐसे लगता है यहाँ से नीचे ही नहीं जा रहा खाना, मेरे यहाँ पे बाइट फंस जाती है, वाक़यतन फंसती है। तो ये भी सारा गट हेल्थ और ब्रेन के साथ कनेक्शन है। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि आपकी गट जो है वो आपके एहसासात का मरकज़ है,
ठीक है, आपका दिल बाद में सोचता है, पहले आपकी गट को पता चल जाता है कि इसके साथ कोई मामला तो हुए हैं। ठीक है, तो वो गट सबसे पहले गट डिस्टर्ब होती है, बाकी मामला बाद में डिस्टर्ब होते हैं। और ठीक, गट फिर बाकी सबको डिस्टर्ब करती है। बाकी सबको डिस्टर्ब करती है। इसकी मैं आपको एक स्टोरी से समझा देता हूँ। आपके सारे ऑर्गन्स बैठे हुए, उनकी एक बैठक लगी हुई है। सबसे पहले ब्रेन आता है, वो कहता है कि मैं हर चीज़ को कंट्रोल करता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बारी आ जाती है दिल की। वो कहता है भाई मैं बीट करता हूँ, मैं बीटर हूँ, मैं आपके हर ऑर्गन के सेल तक जो है ऑक्सीजन को सप्लाई करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बारी आपके लीवर की। वो कहता है भाई मैं मेटाबोलाइज करता हूँ, मैं डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता हूँ, मैं टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करता हूँ, मैं तो जहर निकाल रहा हूँ बॉडी से, मैं नहीं निकालूंगा तो सब मर जाएंगे। इसके बाद बारी आती है गट की। गट कहती है कि भाई मैं डाइजेशन भी करती हूँ, मैं न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब भी करती हूँ, रीअब्जॉर्ब भी करती हूँ, और टॉक्सिन को एलिमिनेट भी मैं कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद सारे हंसना शुरू कर देते हैं। फिर गट क्या करती है, गट सिस्टम को शट डाउन करती है कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद सब उसकी मिन्नतें करते हैं कि भाई एग्री, आप हमारी मुर्शिद हैं, क्योंकि सारा काम तो गट के अंदर हो रहा है ना। आपके मूड स्विंग्स, आपके हैप्पी हार्मोन्स, आपकी डाइजेशन, सारा कुछ गट के अंदर है। अगर गट ही न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो दिल कैसे पंप करेगा, उसको भी तो एनर्जी चाहिए ना। लीवर कैसे काम करेगा, उसको भी तो कोई एनर्जी चाहिए ना एटीपी की फॉर्म में। तो वो तो वहाँ से सारा कुछ आ रहा है। वाओ, यानी मुर्शद सिर्फ गट है। गट है, कुल कायनात है आपकी गट। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताएं, बहुत सारे लोग ना इंस्टेंट नूडल्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो मुझे बताएं कि ये क्या हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छी है? इंस्टेंट नूडल जो है ना, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल सा टॉपिक है। ठीक है, कुछ लोगों ने इस पे ये भी वीडियोस बनाई कि ये कैंसर कॉजिंग है, ये वो। ठीक है, मैदा जो होता है ना वो कैंसर कॉजिंग नहीं है। ठीक है, इट्स सेल्फ मैदा जो है वो आपके वीट से ही अलग हुआ होता है। आप जो गंदम खाते हैं उसका एक पार्ट होता है, लेकिन वो रिफाइंड पार्ट होता है, उसमें न्यूट्रिशन कम होती है, वहीं से आपकी इंस्टेंट नूडल्स बन रही होती हैं। ठीक है, इंस्टेंट नूडल्स को अगर आप हेल्दी बनाना चाहें, इट्स सेल्फ सिंपल इंस्टेंट नूडल्स आपके लिए हेल्दी नहीं है, नुकसानदेह हैं। क्योंकि जब वो आप लेते हैं तो एक तो वो हाईली स्पाइसीज होती हैं जो एसिडिक एसिड को रिलीज़ करती हैं बहुत ज़्यादा, उसके साथ आपके बैड बैक्टीरियाज को जाके वो फीड करती हैं, क्योंकि वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसके साथ फाइबर नहीं होता। तो जिसके साथ फाइबर नहीं है वो आपके बैड बैक्टीरिया को जाके फीड करेगा। ठीक है, ठीक ठीक है, है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने इंस्टेंट नूडल्स खानी है तो वंस इन अ वीक इट्स सेफ, लेकिन जो खाने से पहले उसमें ढेर सारी सब्जियों को ऐड करें, वो सब्जियां ऐड करें जिसके अंदर फाइबर होता है। और इसके साथ आप क्या एडिशन कर सकते हैं, उसके साथ आप 100 ग्राम जो है बोनलेस चिकन ऐड कर दें, तो आपने उसमें प्रोटीन भी ऐड कर दिया, कार्ब्स भी ऐड कर दिया, फाइबर भी ऐड कर दिया, तो ये आपका बैलेंस मील हो गया। लेकिन इसको ये आप तो ले फिर सकते हैं। प्रॉपर स्पैगेटीज बन गई ना, फिर ये इंस्टेंट नूडल्स तो ना रही। इंस्टेंट नूडल जो है वो जुबान का चस्का है, और जो चस्का है वो हमेशा बर्बाद ही करता है। थोड़े टाइम के लिए तो आपको वो उसके लिए आपको रिलीफ मिलेगा, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जंक फूड आपको थोड़े टाइम के लिए तो खुशी देगी, बट आफ्टर थोड़े टाइम के बाद फिर आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी, तो आप फिर और ज़्यादा खाना खाएंगे। ओवर कंजम्पशन जो कैलोरीज की हैं या कार्बोहाइड्रेट्स की या फैट की है, वो गट को भी डैमेज करेंगी, ओबेसिटी को भी लीड करेंगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी लेके आएंगी। फीमेल में पीसीओज होगा, मेल्स के अंदर जो है वो आपके सीवीडीज़ हैं, डायबिटीज़ हैं, ये इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर जुबैर, हम बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स अपने रूटीन में रखते हैं, हम सॉफ्ट ड्रिंक्स, अब ये जो मार्गरीटाज आ गए हैं डिफरेंट किस्म के, तो क्या इससे भी हमारी गट हेल्थ को जो है कोई नुकसान होता है? देखिए, हर चीज़ की ओवर कंजम्पशन जो है वो आपका नुकसान देती है। अब कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी यूज़ हो रहे थे, जी ज़ीरो ड्रिंक सेफ़ है, बट आर्टिफिशियल स्वीटनर रिसर्चेज में एविडेंस बेस है कि ये आपकी गट को जाके डैमेज करते हैं, ये बैड बैक्टीरियाज़ को फ्लरिश करते हैं और गुड बैक्टीरियाज़ को जो है ना वो बेसिकली डैमेज करते हैं। अगर आप इसकी लाइक ओकेजनली आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं तो इट्स सेफ़ है, बट अगर आप इसको रेगुलर अपनी डाइट का पार्ट बना रहे हैं तो ये सेफ़ नहीं है। बट पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे कि बिरयानी की प्लेट के साथ आप मैं कोल्ड ड्रिंक लूँगा या लस्सी लूँगा, तो मैं लस्सी को प्रेफर करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी गट को फीड करना है। मुझे बिरयानी के साथ खुशी मिलनी चाहिए और मेरी बॉडी को फीड मिलनी चाहिए, कि मेरी बॉडी को नुकसान नहीं मिलना चाहिए। अब इसी तरह कुछ रिसर्चेज हुई हैं जो कुछ वर्कर्स पे की गई हैं, कुछ ओसीडी के पेशेंट्स के ऊपर की गई हैं। उसमें देखा गया है कि कुछ केमिकल वर्कर्स थे जिनके जो है डिप्रेशन या एंजाइटी बहुत ज़्यादा था, तो उनको क्या किया गया कि उनको प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट दिए गए 40 डेज से 120 डेज। तो उन्होंने देखा कि उसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है, लाइक 40% उनमें इंप्रूवमेंट आ गई उनकी स्ट्रेस और एंजाइटी में। इसी तरह ओसीडी के कुछ पेशेंट्स थे जिनको एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ की गई, 20 से 30 लोगों के ग्रुप को जो है उन्होंने प्रोबायोटिक्स का सप्लीमेंट्स दिए और देखा तो उनके ओसीडी के सिम्टम में भी 40% तक इंप्रूवमेंट्स आई थी। तो ये प्रोबायोटिक्स हम ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में विद फूड और विद सप्लीमेंट्स?
देखिए, अगर तो आपकी बॉडी जो है वो टॉलरेट नहीं कर रही फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स को, लाइक कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं जिनको दूध दही वाली चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती, तो सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। सप्लीमेंटेशन ऐड की जा सकती है। सप्लीमेंटेशन सेफ़ है। सप्लीमेंटेशन एज अ इंश्योरेंस काम कर रही होती है आपके फूड के साथ, कि अगर फूड बैलेंस है तो सप्लीमेंटेशन भी काम करेगी। अगर आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमाज और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट के साथ सप्लीमेंटेशन ऐड करके उन डेफिशिएंसीज को पूरा कर लेंगे, तो वो नहीं पूरा होंगी। वो तभी पूरा होंगी जब आप बैलेंस डाइट साथ ले रहे होंगे, अदरवाइज़ ये नहीं होंगी। बिल्कुल ठीक है। चलें लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर हमारी बॉडी ने हमारी गट हेल्थ के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनाना है तो वो कैसे बना सकती है? देखिए, हमारी बॉडी का वैसे भी फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है बैक्टीरिया के साथ। हम उनको फीड करते हैं, वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं, वो हमें इम्यूनिटी देते हैं, हमें विटामिन्स देते हैं, हमें उसके साथ काफ़ी जो है कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प देते हैं। फ्रेंडली रिलेशन यही होगा कि जो नेचर है उसके करीब रहा जाए, वॉक एक्सरसाइज की जाए, बैलेंस डाइट ली जाए, प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की स्लीप ली जाए और अपनी बॉडी को वो दिया जाए जो उसकी फीड है, जो उसकी ज़रूरत है। उसको वो ना फीड करवाया जाए जो उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम आज से 15-20 साल पहले चले जाएंगे, या मैं इसको यहाँ से आपको एक तंजानिया ट्राइबल की एग्जांपल दे सकता हूँ। तंजानिया में एक ट्राइबल है जिसका नाम हज्जा है, ठीक है। उसके कुछ लोग अभी ज़िंदा हैं। वो लोग बेसिकली क्या करते हैं कि वो 20 दिनों में सिर्फ एक शिकार करते हैं और वो हंटिंग करके खाते हैं, ठीक है। बाकी 20 दिन वो क्या खाते हैं, बाकी 20 दिन वो क्या खाते हैं, उसमें वो नट्स ले रहे हैं, सीड ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, ठीक है। और उनके अंदर अगर जब उन्होंने एनालिसिस किए तो उनके अंदर ना कोई डायबिटीज़ थी, ना कोलेस्ट्रोल था, ना सीवीडी डिजीज़ थी। और उनके अंदर जो गुड बैक्टीरिया थे, स्ट्रेन थे, वो 1200 से लेकर 16 तक थे। लेकिन हम एशियंस या अमेरिकन्स के अगर हेल्दी लोगों को कंसिडर किया जाए तो उनमें सिर्फ 1000 थे। उनमें डाइवर्सिटी ज़्यादा थी क्योंकि वो बैलेंस में थे। वो सारा दिन भागते थे शिकारों के पीछे, नेचर के करीब थे। और 20 दिन के बाद वो एक प्रोटीन ले रहे हैं, तो 20 दिन वो जो थे उसमें वो डाइवर्स फूड ले रहे थे। हमें डाइवर्स फूड लेनी है जिसमें आपके नट्स भी हों, सीड्स भी हों, फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी हों, लेंटिल्स भी हों, पल्सेस भी हों। हमें सारे वो हेल्दी फूड ग्रुप्स चूज़ करने हैं जो हमारी बॉडी की नीड्स हैं, और उन फूड ग्रुप्स को एलिमिनेट करना है जो हमारी नीड नहीं है, जैसे हमने फैंसी तौर पे ऐड किए हुए हैं, जैसे स्मोकिंग है, वेपिंग है, अल्कोहल है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। आई होप कि इस पॉडकास्ट से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।